Hello friends, my name is Shruti and welcome back to my channel. आज डिस्कस करेंगे सर फ्रांसिस बेकन। बेकन बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है, इसलिए बेकन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सर फ्रांसिस बेकन के बारे में, जिनका बर्थ हुआ था 1561 में और जिनकी डेथ हुई थी 1625 में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सर फ्रांसिस बेकन को। ये रहे हमारे सर फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है। इनके बहुत से इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो अभी आज हम पढ़ेंगे। आज तो फिलहाल हम सिर्फ बेकन के बारे में पढ़ेंगे। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स भी हम इनके देखेंगे, बट इनके आगे और भी जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे वाई ही इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश एसेज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स, तो ये सारी चीज़ें हम आगे इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। सो एज आई ऑलवेज से सारे काम मैं अकेले नहीं करूँगी, कुछ काम आपके भी हैं, जैसे ये। तो लाइक मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक आपने कर दिया होगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, अगर आप कुछ भी मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई एडवाइस है, सजेशन है, कुछ भी है, कोई टॉपिक्स है, कुछ भी है, तो वो सब आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट, टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लिटरेचर रिलेटेड आगे भी देखने हैं तो। एंड शेयर आप उनके साथ अपनी वीडियो कर सकते हैं जिन्हें आपको लगता है कि ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। वैसे भी बहुत दिन बाद वीडियोस आ रहे हैं क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल और फिर मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो दैट्स वाई। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बेकन, शेक्सपियर आते हैं। डिस्कस करेंगे बेकन का इंट्रोडक्शन, बेकन के मेजर वर्क्स, कंक्लूजन, और फिर ये होंगे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, जो चेक करने के लिए कि आपने कितने ध्यान से मेरे वीडियो देखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सर फ्रांसिस बेकन 1561 to 1625. बेकन वॉज बॉर्न इन 1561 इन लंदन। बेकन का बर्थ 1561 में हुआ था लंदन में। ही वॉज द सन ऑफ सर निकोलस बेकन। सर निकोलस बेकन के ये बेटे थे। द लैंड कीपर ऑफ ग्रेट सील। अब द लैंड कीपर ऑफ ग्रेट सील बेकन नहीं, बेकन के फादर थे, ठीक है। तो बेकन का बर्थ हुआ था 1561 में। ही वॉज द सन ऑफ सर निकोलस बेकन, जो कि थे लैंड कीपर ग्रेट सील के। ही वॉज एजुकेटेड एट कैम्ब्रिज and he completed his education and spent 3 years in France. अच्छा, कोई भी कहीं भी बर्थ हुआ हो किसी का, कैम्ब्रिज में सब पढ़े हैं, है ना। मतलब ये तो बीएड हो गया कि ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हुआ है, एम कुछ भी है, हमें तो बीएड करनी है। वैसे ही है कि मतलब कुछ भी है लेकिन पढ़ना कैम्ब्रिज में है। और फ्रांस तो कभी ना कभी हर कोई गया ही है। आगे चल के पता चलेगा कि फ्रांस से इन्फ्लुएंस होके, फ्रेंच लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होके इनके कुछ बहुत से वर्क आए हैं। बट ये दो चीज़, मतलब कुछ 3 चीज़ें कंपलसरी है, लाइक कैम्ब्रिज में पढ़ना ही पढ़ना है, फ्रांस जाना ही जाना है, और एट लास्ट वेस्टमिंस्टर एबे तो है ही। सो ये भी कैम्ब्रिज में पढ़े हैं और 3 साल फ्रांस में ये भी रहे हैं। नेक्स्ट, ही बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1580। ये कौन है? 1584। 1584 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बने हैं 1584 में। बट कुड नॉट फाइंड द फेवर विथ क्वीन। लड़ाई झगड़ा होता रहता था अपना, तो ही कुड नॉट फाइंड द फेवर विथ क्वीन। क्वीन से इनकी ज़्यादा अच्छी खासी बनी नहीं।
जिनकी क्वीन से नहीं बनेगी उनका क्या होगा पार्लियामेंट में। He was the most brilliant intellect at the time and became the pioneer of scientific and rational thought and father of English essays and become the father of English essays. He was the most brilliant intellect अपने टाइम के, he was the most brilliant एंड वो पायोनियर भी थे किस चीज़ के, साइंटिफिक एंड रेशनल थॉट्स के, क्योंकि इसके पहले साइंटिफिक थॉट्स लिटरेरी वर्क में उतना नहीं था, तो इनके वर्क्स में हमको साइंटिफिक और रेशनल थॉट देखने के लिए मिलेंगे। एंड देन ही बिकेम द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस है, द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज इन्हें कहा जाता है, मतलब सर फ्रांसिस बेकन को। एंड देन चार्ल्स लैम्ब कहलाते हैं प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट्स। वो एसेज नहीं, एसेइस्ट्स के प्रिंस कहलाते हैं और ये एसेज के फादर हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन एसेज का है और कौन एसेइस्ट्स का है। एंड देन ही डाइड इन 1625 में इनकी डेथ हो गई। बेकन्स वर्क, ही वॉज अ वर्सटाइल थिंकर एंड राइटर, रोट बोथ इन लैटिन एंड इंग्लिश। तो ही वॉज अ वर्सेटाइल थिंकर थे और इन्होंने अपने वर्क 2 लैंग्वेज में लिखे हैं, लैटिन में और इंग्लिश में। गए फ्रांस लिखते लैटिन में, वाह, बट हमें क्या। टुडे ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज इंग्लिश वर्क वाइल हिज लैटिन वर्क्स हैव फॉलन। अब लैटिन वर्क्स हैव फॉलन एंड इज नोन फॉर हिज इंग्लिश वर्क। और आयरनी की बात ये है कि व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग, जब ये लिखना स्टार्ट किए थे तो इन्हें ये लगता था कि हमारे जो इनके जो हमारे इन द सेंस इनके जो लैटिन वर्क हैं वो इन्हें फेम दिलाएंगे, जबकि इंग्लिश वर्क में उतनी पावर नहीं है। बट हुआ एकदम उसका एग्जैक्ट अपोजिट। तो ही वॉज अ वर्सेटाइल थिंकर एंड राइटर, रोट बोथ इन लैटिन एंड इंग्लिश। वर्सेटाइल थिंकर थे, लैटिन और इंग्लिश दोनों में लिखा है। अब प्रेजेंट में ही इज़ नोन फॉर हिज इंग्लिश एसेज और लैटिन वर्क उनके हैव फॉलन, मतलब उतना फेम उन्हें नहीं मिला था। अब हम थोड़े से लैटिन वर्क पढ़ लेते हैं क्योंकि लिखा तो उन्होंने है उनकी आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि उन्हें तो ये लगता था ना कि यही वर्क उन्हें देंगे फेम। ये बेकन के लिए हम पढ़ लेंगे। हिज लैटिन वर्क्स हैव वर्क्स इन 2 बार वर्क्स हो गया है। His Latin works to be fashioned into a vast scheme which he called Installation Magna. Installation Magna नहीं था, Instauratio Magna था। It's Instauratio Magna. Expounding his classical theories, तो उनके जो भी लैटिन वर्क्स थे वो सारे एक वास्ट स्कीम थे जिसका इन्होंने खुद नाम दिया था, दैट इज इंस्टरेशियो मैग्ना। थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, जिसमें सारी उनकी क्लासिकल थ्योरीज हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डी ऑगमेंटिक सेंटेरियम 1623। तो ये इनका लैटिन वर्क है जो 1623 में पब्लिश हुआ है। हम नाम से ही पता चल रहा है कि लैटिन वर्क है। इंग्लिश होता तो पढ़ते आता, 10 बार में 1 बार पढ़ने आ रहा है। दिस ट्रीटी इन विच द इंग्लिश वर्क द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, तो इसी पे बेस है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जो एक इंग्लिश वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इज एम्बॉडीड गिव अ जनरल समरी ऑफ ह्यूमन नॉलेज। तो ये वो वर्क है जिस पे आगे चल के द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है, और इसमें ये अब बताता है हमें ह्यूमन नॉलेज के बारे में, दैट व्हाट ह्यूमन नॉलेज इज। नेक्स्ट इनका जो लैटिन वर्क है वो है नोवम ऑर्गेनम, दैट वाज पब्लिश इन 1620 में इनका नोवम ऑर्गेनम आया है। एक्सप्लेन्स द न्यू लॉजिकल और द इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग अपॉन विच हिज फिलॉसफी इज फाउंडेड। इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग, इंडक्टिव मेथड मीन्स होता है जैसे जब हम सीटेट अगर प्रिपरेशन करो या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, तो उसमें इंडक्टिव मेथड मीन्स कि हम कोई चीज़ पढ़ानी है अगर हमें, तो इंडक्टिव मेथड अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, स्टूडेंट्स की जो प्रीवियस नॉलेज है उसी को पढ़ाते हुए हम आगे उन्हें न्यू नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज़
द इंडक्टिव मेथड, और वही इनका बेस था, इनकी फिलॉसफी जो है वो पूरी इंडक्टिव मेथड पे ही बेस्ड थी। इंग्लिश वर्क एसेज बेकन्स एसे 10 इन नंबर अपियर्ड इन 1597, 3 इंस्टॉलमेंट में आए हैं। 10 इन नंबर, दे वर 10 इन नंबर्स, 1579, 1612 एंड 1625, द ईयर ऑफ हिज डेथ। तो बेकन ऐसे फर्स्ट जो पब्लिश हुए हैं 1597 में, दैट वर 10 इन नंबर। नेक्स्ट 1612 में सेकेंड एडिशन एंड 1625 में थर्ड एडिशन इनका आया है। दे आर ऑन फैमिलियर सब्जेक्ट एंड रिप्रेजेंट द मेडिटेशन ऑफ ट्रेन एंड लर्न माइंड। वो जितने भी इनके ऐसे लाइक कुछ एग्जाम्पल जैसे ऑफ स्टडीज हो गया, ऑफ ट्रूथ हो गया, ऑफ लव हो गया, ऑफ रिवेंज हो गया, ये सारे फैमिलियर सब्जेक्ट्स पे लिखे हैं। फैमिलियर सब्जेक्ट मीन्स नोन सब्जेक्ट्स हैं जो उनके रीडर्स के लिए, मतलब कोई ऐसी नई बात नहीं है कि दैट इतने नए सब्जेक्ट्स हैं या वो समझ में नहीं आएंगे, मतलब है ना कि उसके लिए एक फिलोसॉफिकल माइंड होना ही चाहिए। नहीं, इनके सब्जेक्ट मैटर इनके ऐसे थे कि नॉर्मल जो पब्लिक थी वो भी उसे बहुत इजीली समझ सकती थी और बहुत इजीली दे कुड रिलेट विद दैट ऑल्सो, क्योंकि जब तक आपके रीडर्स आपके साथ रिलेट नहीं करेंगे आपके लिखने का मतलब नहीं होगा, राइट। एंड दे रिप्रेजेंट द मेडिटेशन ऑफ ट्रेन एंड लर्न माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेन एंड लर्न माइंड का मेडिटेशन वो शो करते हैं, बिकॉज बेकन ने जो भी लिखा है उसमें चाइल्डिश चीज़ें कभी नहीं रही हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज वर्क्स, जिस मैच्योरिटी के साथ बेकन ने लिखा है, आई थिंक दैट वॉज द मेन थिंग जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहा जाता है ना। दे कंटेन यूटिलिटेरियन विजडम। नाउ यूटिलिटेरियन विजडम मीन्स तो होता ही है लाइक मैक्सिमम वेलफेयर फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, है ना। तो जो भी इनके एसेस थे वो मैक्सिमम लोग पीपल का जो है वो लेके चलते थे साथ में। एंड आर रिटन इन ल्यूसिड, क्लियर एंड एफोरिस्टिक स्टाइल। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेकन के स्टाइल में। जब हम बेकन एज एन एसेइस्ट पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो होगी तो वो इसी मैटर पे होगी, बेकन एज एन एसेइस्ट और बेकन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी हम पढ़ सकते हैं नेक्स्ट में, बट आनी दोनों वीडियोस हैं। तो अगर आपको वो दोनों वीडियोस भी चाहिए तो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये जितने भी नोट्स हैं ये सारे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और मेरे टेलीग्राम पेज दोनों पे अवेलेबल हैं। और इंस्टाग्राम पे तो मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ क्योंकि उसमें रील्स वगैरह मतलब क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं बीच बीच में, टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा हुआ होता है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो नोट्स वीडियोस पॉज करके लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम पे और मेरा इंस्टाग्राम पेज पे अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इजीली वहाँ से जाके नोट्स सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका ये स्टाइल था ल्यूसिड, क्लियर एंड एफोरिस्टिक स्टाइल। ल्यूसिड क्लियर तो आपको पता होगा, एफोरिस्टिक स्टाइल मीन्स वो कहते हैं ना गागर में सागर भर देना, वो एकदम कॉम्पैक्ट स्टाइल है। एफोरिस्टिक स्टाइल मीन्स कॉम्पैक्ट, उतने ही वर्ड्स का यूज़ करना है जितने चाहिए, मतलब ज़्यादा इधर उधर के ताम झाम के वर्ड्स नहीं। क्योंकि हम इनके एसेज देखेंगे ना तो बहुत हार्डली 1 से 1.5 पेज के इनके एसेज होते हैं, उससे ज़्यादा इनके एसेज होते नहीं हैं। तो एक एफोरिस्टिक स्टाइल में बेकन लिखते ही हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है बेकन एफोरिस्टिक स्टाइल पे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे बेकन एज एन एसेइस्ट पे। साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल वर्क, तो हमने इनके लैटिन वर्क्स पढ़े, हमने इनके इंग्लिश के एसेज पढ़े, अब हम इनके साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल वर्क पढ़ेंगे जो इनकी फिलॉसफी रिप्रेजेंट करेंगे। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग विच कंटेन्स द बेकनियन फिलोसफी अपीयर्ड इन 1615। तो बेकन्स की फिलॉसफी जो इंडक्टिव मेथड है, जैसा हमने पहले पढ़ा है, जो इंडक्टिव मेथड है जिस पे बेकन की फिलॉसफी है
उस पे जो वर्क है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग पूरा बेस है, जो ह्यूमन नॉलेज के बारे में बताता है, दैट अपीयर्ड इन 1605. Here there is no for the memorable division of knowledge. What is this? Has the here he wrote for the memorable division of knowledge into history, poetry and science. इधर जो इनका वर्क था उसमें ही डिवाइडेड द नॉलेज इनटू 3 पार्ट्स, हिस्ट्री, पोएट्री एंड साइंस, क्योंकि इनका मानना था कि हर चीज़ के 3 एस्पेक्ट होते हैं, एक तो उसकी हिस्ट्री, दूसरी पोएट्री एंड तीसरा साइंस, उसके पीछे कुछ ना कुछ होता ही है। ठीक है, तो हिस्ट्री, पोएट्री एंड साइंस पता नहीं क्या मिसप्रिंट हो जाता है। द इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज विच इज़ द बेसिक ऑफ लॉजिक इज फाउंड हेयर टू द फुलेस्ट एडवांटेज। जो इफेक्टिव यूज ऑफ लर्निंग होता है, जो बेसिक होता है किसी भी लॉजिक का, क्योंकि अगर हम लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, कोई भी वर्ड्स लिख रहे हैं जो समझ में ही नहीं आ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इफेक्टिव यूज इसमें हम फुल एडवांसमेंट में इस पूरे वर्क में देखते हैं। किसमें? द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में। द सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू हेडिंग्स एंड सब्जेक्ट एंड सब हेडिंग्स। तो जो भी सब्जेक्ट है वो हमारा हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में डिवाइडेड है। बेकन वॉज द फर्स्ट प्रोज राइटर, कैपिटल बी। बेकन वॉज द फर्स्ट प्रोज राइटर हु मेड इंग्लिश वर्थ ऑफ यूरोपियन रिकॉग्निशन। बेकन जो है वो फर्स्ट प्रोज राइटर थे जिन्होंने इंग्लिश को वर्दी बनाया था, किसके? यूरोपियन रिकॉग्निशन के। अदरवाइज इसके पहले इंग्लिश को उतनी, बिकॉज इंग्लिश तब तक लैंग्वेज नहीं थी ना, डायलेक्ट थी, तो उतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट हिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ हेनरी द एट। हेनरी द एट वॉज द किंग ड्यूरिंग हिज टाइम 1622. He deals with the subject scientifically, basing his account on the facts and leaving the fact speak for themselves. तो जो हिस्ट्री है, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी द एट इन 1622 जो इन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने पूरा जो सब्जेक्ट मैटर है साइंटिफिकली उसको फैक्ट्स पे बेस है। मतलब इन्होंने जो लिखा है फैक्ट्स, और ज़्यादा फैक्ट्स को इन्होंने इलेबोरेट भी नहीं किया, इन्होंने फैक्ट्स दिए और फैक्ट्स अपने बारे में आगे खुद बताते हैं। ठीक है, एंड इट्स कंसीडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री। ये क्वेश्चन भी बन सकता है दैट व्हाट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री। सो द हिस्ट्री इटसेल्फ ऑफ हेनरी द एट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री। फर्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री क्या हो रहा है? नेक्स्ट देन न्यूटलैंसिस। न्यूटलैंसिस इट वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट ड्यू टू हिज डेथ। तो ये उनका, ये तो हाइपेरियन हो गया उनका, किसका? जॉन कीट्स का। उनकी हाइपेरियन भी कभी कंप्लीट नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ हिज डेथ। और इनका न्यूटलैंसिस it is philosophical romance modeled on More's utopia. मोर की जो यूटोपिया है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये भी। मोर की जो मोर, अब ज़्यादा वाला मोर नहीं है, मोर राइटर हैं, तो मोर की जो यूटोपिया है उनकी, उस पर ये बेस्ड है, बट ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ हिज डेथ। नाउ कंक्लूड करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। He means Bacon, aimed at advancing human happiness by removing ignorance and by promoting knowledge. जैसे हम पढ़ रहे हैं बार बार वो ह्यूमन नॉलेज बता रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो मेन एम था वो was to promote knowledge and by removing ignorance ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि वो जो भी लिखते थे वो ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए लिखते थे। ठीक है, now he was impressed with the idea that what nature does we can do, what nature does we can do if we only found how she does. उनका ये आइडिया था कि जो नेचर करती है, जो मदर नेचर करती है वो हम भी कर सकते हैं, बट
तब जब हमें पता हो कि वो कैसे करती है, ठीक है। एंड बेकन वॉज सर्टेनली द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। अब ये किसने कहा था, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किसने कहा था बेकन को वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। अब आती है आपकी बारी क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। अब पता चलेगा आपने कितने ध्यान से पढ़ा है। सो बेकन बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन, बेकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने किस सन में, किस ईयर में? 1586, 1584, 1576 या 1567? 1586 में नहीं, he became the member of parliament in 1584. Next, which one was his incomplete work? Novum Organum Noce तो 1622 में आया था and it was a complete work, है ना। ये अभी हमने जैसे बताया ना, इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग, जिस पे उनकी फिलॉसफी बेस्ड थी, ये तो उस पे था। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग भी हमने भी पढ़ा कि एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में उन्होंने ह्यूमन नॉलेज के बारे में बताया जो कंप्लीट है। न्यू एटलांटिस, यस इट वाज हिज अनकम्प्लीटेड वर्क, तो यही हमारा आंसर सही है क्योंकि ये गलत है। गलत है इसलिए सही है, नहीं सही है इसलिए गलत है, क्योंकि पूछा ही गलत है। कुल मिला के हमारा ये आंसर सही है, न्यू एटलांटिस। बस अब सही है कि गलत है, यही है। हिस्ट्री अपीयर्ड इन, अब हिस्ट्री किसके बारे में थी भी ये भी आप बता सकते हैं, क्वेश्चन हो सकता है। बट हिस्ट्री अपीयर्ड इन 1620, 1621, 1622 और 1623? 621, 22, यस। हिस्ट्री अपीयर्ड इन 1620 और हिस्ट्री किसकी थी? हेनरी द 8, EIGHT वाला 8, हेनरी द 8। Which one of the following स्टाइल इज बेकन बेस्ट नोन फॉर? ये तो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एफोरिस्टिक, पोइटिक, क्लासिकल और सटायर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम्स में, स्पेशली कॉलेजेस में। तो इस एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ बेकन आता ही आता है। Okay, so that's all for today's video. Thank you.